हेलो मेरे प्यारे प्यारे अल्फा स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं 2025 के PYQs फॉर कैपेसिटर। ठीक है, तो ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी जिसमें हम 25 और 24 के एंड टू एंड क्वेश्चंस कवर करेंगे विद द कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये वाला हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट का। तो कैपेसिटर काफी इजी चैप्टर हो जाता है क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएंगे और इजी लेवल के और मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही यहाँ से देखने को मिलते हैं। डिफिकल्ट लेवल नहीं आता है। तो कैपेसिटर क्या बोला हुआ है, देखो पहले एक कैपेसिटर के पास 6 माइक्रोफेराड का चार्ज है, यानी ये वाला कैपेसिटर। इसको हम चार्ज करते हैं पोटेंशियल 5 वोल्ट से। अलग था जब इसको 5 वोल्ट से चार्ज किया, तो मतलब इसके पास जो है चार्ज आ गया CV। तो C कितना है हमारे पास, 6 माइक्रोफेराड × 5, यानी 330 गुलाम का इसके पास चार्ज आ गया। अब क्या कह रहा है कि हम बैटरी को हटा के इसको एक और कैपेसिटर के पास रख देते हैं, जिसके पास जो कैपेसिटर है वो कितना है, 12 माइक्रोफेराड। स्विच को क्लोज कर दिया जाता है। अब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो देखो इक्विलिब्रियम जब सेटअप होगा तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है इसके पास चार्ज है Q1 इनिशियली। इनिशियली इसके पास जो चार्ज है वो चार्ज है ही नहीं, है ना, इसके पास चार्ज नहीं है। इनिशियली इसके पास चार्ज 0 है। तो फाइनली क्या होगा, जब यहाँ पर होगा इक्विलिब्रियम सेटअप, जहां पर इन दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल जनरेट होगा। मान लेते हैं वो कॉमन पोटेंशियल कितना है, V0। जब कॉमन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो इनके पास कुछ नया चार्ज होगा, यानी Q1 डैश, और इसके पास कुछ नया चार्ज होगा Q2 डैश। ये सवाल है। तो देखो जब हम करते हैं तो हम यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं कि हमारे पास Q1 + Q2 जो है किसके बराबर होना चाहिए, Q1 डैश + Q2 डैश। चार्ज शुड बी कंजर्व, राइट, चार्ज तो कंजर्व ही रहने वाला है। तो Q1 हमारे पास कितना है, 30 माइक्रो। Q2 हमारे पास है ही नहीं। Q1 डैश क्या हो जाएगा, C1V + C2V। V क्या है मेरा, V0 क्या है मेरा, कॉमन पोटेंशियल जो इनके पास आने वाला है। तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो 30 = C1 कितना था बेटा, 6। आप 6 लिख लो, 12 लिख लो। ठीक है, C1 मेरे पास था 6 V0 और C2 है मेरे पास 12 V0। ठीक है, तो यहाँ से V0 की वैल्यू आ गई 30/18। ठीक है, 30/18। आप इसको आगे भी कर सकते हो या इतना भी छोड़ दो। तो हमारे पास V0 आ गया। V0 आ गया। अब देखो Q1 डैश जो नया चार्ज होगा वो बेटा किसके बराबर होगा, CV0 के। Q1 डैश किसके बराबर होगा, CV0। तो यहाँ से Q1 डैश निकालो। कैपेसिटेंस कितना है C का, 6। ये कितना है, 30/18। तो 6 3 जा 18 और ये आया 10। तो यानी तुम्हारा Q1 डैश आया 10 माइक्रो। तो एक से ही काम हो गया। तो एक 10 है तो दूसरा फिर सिंपल सी बात है 20 ही होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज 30 है तो टोटल 30 से ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। 1 इज योर आंसर। तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। A parallel plate capacitor consisting of two circular plates of radius this is being charged by a constant current of this if the rate of change of, एक second, potential difference between the plate is this, then the इंटीजर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इज। यानी वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना डिस्टेंस आएगा हमारे प्लेट्स के बीच में। तो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। बस यहाँ पे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, और आपको डिस्टेंस निकालना है उनके बीच में कि कितना डिस्टेंस होगा। तो सिंपल से आप अपना फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे, कैपेसिटर का कौन सा, Q = CV। ठीक है, Q = CV आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो, कर सकते हो। क्या लिखोगे, देखो Q = CV लिखा आपने। ओके, अब कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला मेरे पास यही रहेगा, क्या, A ε0/D। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, यानी रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करो इक्वेशन को। तो ये क्या बनेगा मेरा, dQ/dt = C dV/dt। ठीक है भाई, लिख लिया हमने। कांस्टेंट करंट दिया हुआ है तो ठीक है, dQ/dt मेरा क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा यहाँ से I।
इक्वल्स टू कैपेसिटेंस डीवी बाई डी देखो डायरेक्ट गिवन है 7 × 10⁸ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मेरे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इक्वल मल्टीप्लाई बाय 7 × 10⁸ करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.15 लिख दो यहाँ पे, इक्वल्स टू एरिया कितना दिया हुआ है कंसिस्टिंग एरिया, फिर आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। पाई आर देखो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मीटर्स में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 7 × 10⁸ और ये अपॉन में क्या डी जो हमें निकालना है। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोला है कि आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये ले लो, तो यहाँ पे आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट जो इन्होंने बोली है ना वो वाली वैल्यू आप पुट करना, 9 × 10⁻⁻12। पाई के लिए बोला है कि 22/7 लो, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आप 22/7 ले लो। तो आपके पास सारे वैल्यूज रख दी, आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू बची है डी जो हमें निकालना है, जो इन्होंने पूछा है। आप यहाँ से आराम से डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो ये 7 से यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करके देखो डी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1320 माइक्रोमीटर, क्योंकि माइक्रोमीटर में ही पूछा है। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन करनी है आपको, आसानी से आपका ये आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पुट कर दो 1320। सॉरी आज थोड़ा जुकाम है मेरे को, कोल्ड हो रखा है, बट फिर भी लेक्चर तो बनाना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब देख के ही समझ में आ जाएगा। तो कभी भी कुछ ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आए ना तो देख के भागना नहीं है कि भाग जाओ, भागना नहीं है, देखो क्वेश्चन को कि कह क्या रहा है। देखो दो कैपेसिटर है C1 C2, बैटरी के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट हुए हैं मतलब किसी ना किसी पोटेंशियल पे होंगे, चार्ज भी हुआ होगा। अब कह रहा है कि चार्ज टाइम ग्राफ, यानी टाइम के साथ साथ कितना कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसका ग्राफ तुम्हें यहाँ दिखाया हुआ है। दोनों में एनर्जी स्टोर बताइए, U1 U2 है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो बेटा एक्स एक्सिस पे तुम्हारा, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे तुम्हारा चार्ज है। चार्ज और समय के बीच में ग्राफ दिखाया हुआ है। कैपेसिटर C1 वाला ग्राफ ये है, इसको 1 बोल लो, और ये कैप C2 वाला ग्राफ है, ये 2 बोल लो। तो देखो अगर मैं एक बात देखूं यहाँ पर पर्टिकुलर टी टाइम पे, इस टी सेम टाइम में, यानी ये टी सेम है ना, इस पॉइंट पे मेरा टाइम सेम रहा होगा, इस टी टाइम पे टाइम सेम है, और यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर इस टाइम पे सेम चार्ज हुए हैं। लेकिन तुम यहाँ पर देख रहे हो कि C1 का यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, C1 यहाँ पर अपने मैक्सिमम चार्ज को अटेन कर चुका है। लेकिन C2 की कैपेसिटी देखो आप, C2 के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो और चार्ज अभी भी स्टोर कर सके, तो यानी C2 का कैपेसिटेंस ज्यादा है, क्योंकि C2 अभी और चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यानी कैपेसिटेंस किसका ज्यादा हुआ, C2 का ज्यादा हुआ। यही तो वो पूछ रहा है कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो यानी जिसने ज्यादा चार्ज स्टोर किया है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है C1 का जो चार्ज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, मतलब Q1 का चार्ज जो है, यानी विच इज योर कैपेसिटेंस C1 इज मोर देन C2। तो अगर चार्ज ज्यादा स्टोर कर पा रहा है तो कैपेसिटेंस मस्ट बी ग्रेटर, और कैपेसिटेंस ज्यादा है तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ CV², तो यहाँ से भी आपको क्या पता चलेगा, हाफ CV²। एक ही बैटरी से कनेक्ट करे गए हैं, तो एक ही बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब है कि दोनों का पोटेंशियल सेम रहा होगा। तो पोटेंशियल अगर सेम रहा होगा तो आप यहाँ से लिखोगे हाफ C1V², दूसरे का होगा हाफ C2V²। तो साफ पता चल रहा है किस वाले की, अगर C1 ज्यादा है तो एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी, U1 वाली एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपके पास देखो ये ऑप्शन सेकंड डायरेक्ट यहाँ से लाई करता है। सेम बैटरी से लगाए हैं, दैट मीन सेम पोटेंशियल पे होंगे दोनों कैपेसिटर, बट सेम पोटेंशियल पे होने के बावजूद भी C1 ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है, दैट मीन्स उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। ठीक है, इजी का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला क्या डिराइव करते हो बेटा बताओ। एनर्जी डेंसिटी का सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है, पढ़ाते हैं हम लोग, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट E², डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। आपके पास देखो क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 20 वोल्ट का, डिस्टेंस दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो? V/D करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? V/D करके। तो हमारे पास पोटेंशियल है, यस मैम है, हमारे पास सेपरेशन है प्लेट्स का, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन की वैल्यू रख दो, कितना? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो यहाँ पर गिवन नहीं है, बट पेपर में कहीं ना किसी क्वेश्चन में मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो फिर भी याद होनी चाहिए। पोटेंशियल 20, डिस्टेंस देखो माइक्रोमीटर में है तो डिस्टेंस को जरूर चेंज करना। माइक्रो यानी 10⁻⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट कितना आंसर? 1.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है अगेन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, और अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आओगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ग्रेड 12 पे तो पकड़ बना लो आके। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5। देखने में कितना बड़ा सा सवाल लग रहा है, देखते ही कहोगे अरे मैम ये क्या आ गया, छोड़ के चले जाओगे। बट याद रखना, जितना थोड़ा सवाल पढ़ने में बड़ा होगा उतना ही इजी क्वेश्चन होगा। आई एम टेलिंग यू, उतना इजी क्वेश्चन होगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको आप रेक्टेंगुलर प्लेट से, अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना सर्कुलर प्लेट से भी बनाया जा सकता है, रेक्टेंगल से भी बनाया जा सकता है। तो कई ये कंफ्यूज मत होना कि अगर सिलेंड्रिकल या सर्कुलर प्लेट्स दे दी तो सिलेंड्रिकल वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप किसी भी शेप से बना सकते हो। ठीक है? जिसका लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, विड्थ भी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उनके बीच में सेपरेशन दिया हुआ है कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा तरीका है कि हम कैपेसिटेंस को 10 गुना बढ़ा सकें बाय फैक्टर ऑफ 10। तो पहले तो ये निकालो कि पुराना वाला कैपेसिटेंस कितना था। C = A ε0/D। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को तो एज इट इज रहने दो। एरिया कितना है आपका? देखो 3 इंटू विड्थ कितना है? 1 अपॉन डिस्टेंस। देखो अब डिस्टेंस माइक्रोमीटर्स में दे दिया। तो एक काम करते हैं, क्या मुझे और क्वेश्चन में भी डिस्टेंस को, ऑप्शंस में क्या मुझे डिस्टेंस को माइक्रोमीटर में दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, देखो रीडिंग सेम है। ठीक है, सेम में दिया हुआ है, तो एक काम करो, इसको बस ऐसे लिख लो, लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन टी। तो मेरा ये आया है C1 इनिशियली। अब आपको इस एप्सिलॉन नॉट LB अपॉन डी को 10 गुना बढ़ाना है। तो तुम्हारे पास नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हो। तो देखो ए वाले से देखते हैं कि ए क्या कहना चाह रहा है। ए क्या कह रहा है? लेंथ कितनी है? 30। देखो सेंटीमीटर्स में ही है तो रीडिंग को चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी, चेंज ही नहीं करने। ये भी 30 दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है, इसके बीच का ये एक दिया, तो ए से देखो कितना बनेगा? एप्सिलॉन नॉट लेंथ कितना दिया हुआ है? 30। विड्थ कितना दिया हुआ है तुम्हें? 1। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1। तो ये तुम्हारा कितना बनेगा यहाँ से? एल की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। एक काम करो, इनको ना ऐसे लिख लो, कंपेयर करना पड़ेगा ना मुझे तो। ऐसे करते हैं, एक सेकंड, वैल्यूज लिख लेते हैं क्योंकि रीडिंग तो हमें चेंज करनी नहीं है। लेंथ कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी दी हुई है? 1। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे को? और डिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3। ओके, तो 3 से 3 कट गया, तो देखो ये मेरा आंसर आया है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यानी मेरे को ए से 10 एप्सिलॉन नॉट मिलना चाहिए था इसका कैपेसिटेंस। तो अगर मैं यहाँ 30 रखती हूँ तो बेटा ये तो 30 टाइम्स मिल रहा है, तो यानी ए तो नहीं हो सकता। बी को चेक करो, एप्सिलॉन नॉट रखा, बी में क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है 3, विड्थ दी हुई है 1, डी दिया हुआ है 30। तो ये तो बेटा एप्सिलॉन नॉट बाय 10 होगा, ये तो 10 टाइम घट गया, तो यानी बी भी नहीं है। सी को चेक करो, सी क्या दिया हुआ है? एप्सिलॉन नॉट, लेंथ कितनी दी हुई है सी में देखो? AB, ए वाला ये रहा अपना, बी ये रहा, हाँ सी यहाँ से स्टार्ट है, ये रहा लेंथ, और यहाँ से डी शुरू होगा। एप्सिलॉन नॉट लेंथ देखो 6 रखो, विड्थ 5 रखो, अपॉन में डिस्टेंस कितना है 3, तो ये 2 हुआ।
5 दूनी 10 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये तो सही है, सी ऑप्शन तो आ रहा है। तो अब देखो तुम ऑप्शन में देखो सी इन दो के साथ है, तो डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ई वाले को चेक कर लो। डायरेक्ट ई को चेक करो, तो चलो डी ई वाले को चेक करते हैं कि ई वाला 10 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो ए बी सी ई वाला को चेक करो, ई का क्या दिया हुआ है रीडिंग, लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, बी तुम्हें 2 दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1, तो हाँ ठीक है 10 आ गया, ये भी 10 एप्सिलॉन नॉट आ गया, सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, है ना। सी एंड ई विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पुट करने मतलब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट कर करके देखना था, और ये देखना था किसमें 10 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा जो एक्चुअल वाला था उसका एप्सिलॉन नॉट है, तो मतलब तुम्हें ये वैल्यूज पुट करने के बाद 10 एप्सिलॉन नॉट मिलना चाहिए था। ए में 30 एप्सिलॉन मिला, गलत हो गया। बी में एप्सिलॉन/10, ये भी नहीं होगा। सी में मिल गया, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 या 4 में से कोई एक होगा, तो डायरेक्ट ई को चेक करो। तो ई चेक कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। इस वाले में देखो क्या कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया सेपरेशन ये है, इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। देखो हम एनर्जी डेंसिटी जब लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जब आप लिखते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला, ये बात बनी ना, इसका मतलब ये हुआ। तो अब आपसे सिर्फ ये एनर्जी स्टोर्ड पूछना चाह रहा है, एनर्जी स्टोर्ड पूछना चाह रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी इक्वल्स टू वॉल्यूम को आप इधर ले जाओ। तो वॉल्यूम कितना होगा मुझे बताओ, एरिया ऑफ द प्लेट्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। भाई प्लेट्स का एरिया और प्लेट्स का सेपरेशन, यही तो वॉल्यूम बनेगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू एडी, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूले से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट्स टू द गिवन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज्ड। अगर की क्लोज्ड है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका वैलिड है। अब देखो एट दैट इंस्टेंट मतलब आपने इस की को उसी इंस्टेंट पे जब क्लोज किया है उसके समय की ही बात कर रहा है। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स है, जस्ट आपने की को क्लोज किया है। अब उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मान लो टाइम 1 सेकेंड हो गया होगा, तो उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं कि बताओ क्या हुआ होगा। तो कह रहा है कि देयर विल बी नो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर। तो देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कब होता है, जब तुम्हारा कैपेसिटर स्टडी स्टेट में चला जाता है। तो टाइम इंस्टेंट पे तो तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज होगा नहीं, देयर विल बी सम टाइम टेकिंग ना, कुछ तो समय लेगा। कैपेसिटर उस इंस्टेंट पे तो चार्ज नहीं होगा, तो यानी कैपेसिटर स्टडी स्टेट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट नहीं जाने देगा, इंस्टेंट पे तो जाने देगा, यानी ए ऑप्शन तो नहीं है। तो ए को अगर हटा देते हैं तो मेरे को दो ऑप्शंस गलत हो गए, दो ऑप्शंस गलत हो गए। तो यानी सी डी तो दोनों में कॉमन है, यानी मुझे बस बी चेक करना है। चलो बी चेक करते हैं, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन कनेक्टिंग वायर्स सी। तो देखो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब कैपेसिटर को लगाया जाता है तो सर्किट में चार्ज इंक्रीज होता है और करंट टाइम के साथ डिक्रीज होने लगता है ना। करंट डिक्रीज होगा टाइम के साथ और हमारा चार्ज जो है अक्रॉस कैपेसिटर वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर का जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटर करंट को फ्लो होने से रोकेगा। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू कि इस इंस्टेंट में मैक्सिमम करंट होगा, बाद में वो करंट धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। चलो एक बार सी और डी को भी देख लेते हैं कि पोटेंशियल, सी कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट ए एंड बी इज मिनिमम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हाँ ठीक है, अभी तो कैपेसिटर इनिशियली है ना, इस 5 वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस 5 वोल्ट होने में अभी तो बहुत समय लगेगा। तो यानी अभी जब इंस्टेंट की बात कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम है, बिल्कुल ठीक है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट इज मिनिमम, बिल्कुल ठीक है, इनिशियली चार्ज मिनिमम रहेगा, धीरे धीरे चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनिशियली देखो वही मैं कह रही हूँ, इनिशियली चार्ज मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है, और समय के साथ क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ये हम पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में, है ना। ओके तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक है। तो ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, इजी वन। ओके आई होप समझ में आ रहा है सभी को, अगर नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8,
अगर ये भी पूछने की जरूरत पड़ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है दया। आओ। ए टाइम वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो ये टाइम वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तुम्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जो कि 25 माइक्रोफेराड है। अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की प्लेट में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं जिसका वैल्यू 1 है। इट प्रोड्यूसेस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ दिस वैल्यू। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है, तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम टाइम वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस रख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस, उस सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है इतना। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नहीं ये फेराड, ये कैपेसिटेंस गिवन है, ठीक है, यस, दिस इज कैपेसिटेंस। ओके, अब ठीक है ना, अब सही है। तो क्या कह रहा है कि हम एक टाइम वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, जिसकी वैल्यू दी हुई है 0.5 माइक्रो फेराड। ठीक है, अब कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करता है। तो देखो पहली बात, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो मेरे पास क्या जनरेट होगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा। तो एक बात देखो, फ्लक्स किस किस चीज से बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई ए, ई ए। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं, अब मेरे को ये डी फाई बाई डी टी करना है, ठीक है, एरिया तो चेंज हो नहीं सकता, एरिया बाहर आ जाएगा। तो यानी डीई बाई डी टी, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम वेराइंग कर देते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाइम वेराइंग दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम वेराइंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेराइंग ना करके क्या दे दिया है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस वेराइंग दे दिया है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा पोटेंशियल वेराइंग है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्ट कनेक्ट करता है v बाय डी पे, इफ योर v इज टाइम वेराइंग, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेराइंग हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, जनरेट होगा 101%। तो अब वही पूछ रहा है कि अगर हो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कि अगर इतना मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो चुका है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आई डी को क्या लिखोगे तुम, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर हो जाएगा मेरा, मैं अगर लिखती हूँ Q इक्वल्स टू सी वी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू सी डीवी बाई डी टी। अब देखो अगर मेरा डीवी बाई डी टी वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो सिंपल सी बात है, कंडक्शन करंट तो नहीं होगा, वो कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप आई डी लिखोगे इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय डीवी बाई डी टी विच यू हैव टू कैलकुलेट। आईडी आपको दिया हुआ है 0.25 मिली, तो चेंज कर लेना 10⁻³ में। कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से आप डीवी बाई डी टी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आई होप। तो इसको सॉल्व कर लो, तो आई थिंक ये आपको यहाँ से -3 + 3, तो ये आपको मिलेगा, आई थिंक कितना मिलेगा, 100, यस 100, है ना, 100 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आया, पोटेंशियल का टाइम वेराइंग वैल्यू 100। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, 100 वैल्यू वोल्ट पर सेकेंड। तो तुम्हारा जो पोटेंशियल है हर सेकेंड 100 वोल्ट से चेंज हो रहा है। गॉट इट, ये भी इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जनरल बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डिग्री नहीं लेनी है डिस्प्लेसमेंट करंट में, बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ओके, अगेन देखो स्टडी करंट, जो कि तुम्हारा जेई का फेवरेट है, स्टडी करंट पे तो पूछ ही लेता है हर साल एक सवाल, है ना। तो स्टडी स्टेट में होता क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टडी स्टेट में क्या होगा। स्टडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर का पेट भरा हुआ है, कैपेसिटर ने पूरा खाना खाया हुआ है, और खाना नहीं खा सकता। तो कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज है, सारा चार्ज उसके पास है, जितना वो चार्ज हो सकता था चार्ज हो चुका है। तो कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज है, तो कैपेसिटर जिस ब्रांच से लगा होगा उस ब्रांच से करंट को नहीं जाने देगा, बस इतना ही करना है। तो ये कैपेसिटर रहा, इस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, यहां से सपोज करो करंट आई गया, ये आई करंट एज इट इज यहाँ से होते हुए
यहाँ से होते हुए ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका चार्ज। तो बेटा चार्ज का फॉर्मूला तो मेरे पास Q इक्वल्स टू सी बी है, तुम्हें कैपेसिटेंस तो दिया ही हुआ है, तो तुम्हें ये फाइंड करना है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। करेक्ट। देखो चार्ज का फॉर्मूला तो सी बी होता है, सी दिया हुआ है, हमें वी फाइंड करना है। तो वी आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, 10 ओम के पैरेलल में है, तो इसका मतलब आप ये वाला पोटेंशियल फाइंड कर लो, ये वाला पोटेंशियल फाइंड कर लो ए बी के अक्रॉस या 10 ओम के अक्रॉस, कि यहाँ पोटेंशियल कितना है, तो यू विल गेट योर पोटेंशियल का टर्म। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैम चार्ज पता होना, हमें करंट निकालना आना चाहिए कि करंट कितना आएगा। तो V इक्वल्स टू आई आर से आएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो दोनों सीरीज में है, ये 10 और 15, तो कितने बनेंगे दोनों भाई, 25। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 5I 25, तो ये कितना आ गया भाई आपका, आई आ गया 1/5 एम्पियर। ठीक है, करंट आ गया। अब इसके अक्रॉस करंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हो, ए बी के अक्रॉस, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना लिखाओगे आप, करंट आई आर, आई तो सीरीज में है तो सेम ही जाएगा 1/5। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 10, तो कितना आया यहाँ से, 2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल है। बात समझ में आई। तो आप यहाँ से आप चार्ज निकाल सकते हो, Q इक्वल्स टू सी कितना है, 8 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय कितना, तो 16, अच्छा माइक्रो में पूछा है तो 16 माइक्रो कुलाम, बस 16 माइक्रो कुलाम इज द आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था, इजी लेवल का। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड is connected to a 100-volt power supply. Now the intermediate space between the plate is filled with a dielectric material of dielectric constant K equals to 2. तो अब क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका आपको कैपेसिटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 40 माइक्रोफैराड, है ना। इसको कितने वोल्ट की बैटरी से आपने कनेक्ट किया हुआ है, 100 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यानी आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है, कितना, 2। तो कह रहा है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होगा। तो पहले आप इनिशियली निकाल लो, पहले हमारा कैपेसिटेंस कितना था बिफोर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बिफोर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है भाई, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब वो शायद आपको ऑलरेडी दिया भी हुआ है, कितना, 40 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमने इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने के बाद सी डैश कितना हो जाता है, के टाइम्स ऑफ सी हो जाता है, यानी के कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना, 40, यानी तुम्हारा कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफेराड हो गया है। तो कितना चेंज, कितने से चेंज हुआ, अच्छा चार्ज पूछा है ना, तो चार्ज निकाल लो। तो क्यू कितना हो जाएगा, सी वी, कैपेसिटेंस 40 इनिशियली, और पोटेंशियल 100। ओके, तो ये तुम्हारा आया बेटा कितना, 4000 माइक्रो कुलाम। ठीक है, क्यू डैश कितना हो जाएगा, 80 × 100, यानी 8000 माइक्रो कुलाम। तो इनका चेंज निकाल लोगे तो चेंज कितना बनेगा, बहुत आसान है, देखो क्यू डैश माइनस क्यू कर लो, क्यू डैश माइनस क्यू, कितना, 8 में से 4 गए, तो यानी 4000 माइक्रो कुलाम। 4000 माइक्रो कुलाम का क्या मतलब होता है, 4000 माइक्रो कुलाम का मतलब क्या है, 4, इसमें 10⁻³ हो जाएगी, है ना। तो बस यहाँ पे आपका फिर ये मिली में चेंज हो जाएगा, तो यानी 4 इज द आंसर। तो यहीं से आंसर निकल गया आपका। तो आपको तो और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस चेंज निकाल लो चार्ज का, 4 मिली कुलाम आ गया। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी पूछ रहा होता तो देखो एनर्जी इनिशियली यू कितना होता, हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस आपके पास है, यू डैश कितना हो जाता, हाफ सी डैश वी स्क्वायर। पोटेंशियल तो सेम ही है दोनों का, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, जो 100 वोल्ट है वही रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन 10th का ऑप्शन नंबर 1। अगर इसका भी चेंज निकालना है तो आप यू डैश माइनस यू कर सकते थे। ठीक है, ओके मूव।
अप्रैल अटेम्प्ट पे चलते हैं। तो अभी तक तुमने देखा जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो ज्यादातर कैपेसिटर से का बेसिक पता होना चाहिए। एनर्जी कितना स्टोर करता है, चार्ज, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं तो चार्ज कैसे चेंज हो जाता है, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। कैपेसिटर आपको स्टडी स्टेट का ये पता होना चाहिए, कैपेसिटर टी इक्वल्स टू जीरो पे कैसे बिहेव करता है, और कैपेसिटर आफ्टर सम टाइम कैसे बिहेव करेगा। इन चीजों से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बनता है हमारा हीट वाला कॉन्सेप्ट, कि कैपेसिटर में हम कितना हीट जनरेट होता है, एनर्जी लॉस, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आइए अप्रैल अटेम्प्ट में देखते हैं कि क्या पूछा है। तो एक बैटरी है जिसका 100 पिको कैपेसिटर को चार्ज करते हैं 60 वोल्ट से, मतलब बैटरी के जरिए कैपेसिटर को चार्ज किया गया है 60 वोल्ट से। कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 पिको। फिर बैटरी को हटा दिया। तो देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, वो यही पूछता है कि बैटरी को हटाने के बाद क्या होगा। आफ्टर दैट अ सेकेंड अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कैपेसिटर इन पैरेलल। तो ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया। ये तुम्हारा कैपेसिटर है और इसके साथ तुमने दूसरा कैपेसिटर रखा है जो कि अनचार्ज है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है। तो इस पहले वाले के पास कितना चार्ज था, सिक्स सॉरी, पहले वाले के पास पोटेंशियल 60 वोल्ट था। तो इसके पास चार्ज हम निकाल सकते हैं, 60 × 100 कितना आया, 6000 पिको। ठीक है, या फिर 6 नैनो गुलाम, गुलाम हो जाएगा। ठीक है, 6 नैनो गुलाम। ओके, ये पीको में ही पूछना चाह रहा है, चलो बाद में चेंज कर लेंगे। अब Q2 के पास तो चार्ज है नहीं, Q2 के पास तो इनिशियली, यानी आपके सेकंड कैपेसिटेंस के बाद तो चार्ज है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल भी नहीं था, तो इनिशियली इसके पास तो चार्ज जीरो है। फाइनली क्या होगा, अगर तुम्हारा C1 के पास 60 वोल्ट है तो C2 के पास भी कुछ पोटेंशियल होगा और इनके फाइनल पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, सपोज V0। तो फिर से यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे कि इनिशियली कैपेसिटर 1 के पास कितना चार्ज था, कैपेसिटर 2 के पास इनिशियली कितना चार्ज था, फाइनली दोनों के पास कितना चार्ज आ गया। तो मान लेते हैं कि C1 के पास नया चार्ज Q1 डैश है, C2 के पास नया चार्ज Q2 डैश है। तो Q1 कितना है, अभी हमने निकाला है 6 नैनो गुलाम, Q2 तो जीरो है। Q1 डैश देखो बेटा क्या होगा, C1 V0 प्लस C2 V0, यानी दोनों के पोटेंशियल अब बराबर होने जा रहे हैं। C1 कितना दिया हुआ है देखो, C1 चेंज नहीं होगा, 100 पिको है तो 100 ही रहेगा। ओके देखो, ये नैनो और फिर इसको पीको में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको फिर पीको में ही रहने दो। ठीक है, रीडिंग्स का ध्यान रखना, आंख नाक खोल के पेपर देना, रीडिंग्स में गलती मत कर देना। इसको पीको में ही लिख लो फिर, ये 6000। ठीक है, C1 कितना है हमारे पास, 100 पिको। और देखो आपको कॉमन पोटेंशियल दे दिया है कि फाइनल वोल्टेज 20 हो गई। C2 कितना दिया हुआ है, C2 निकालना है, बहुत आसान सा है फिर तो। V0 कितना है यहाँ से 20, तो ये 20 हो गया। तो क्या करोगे देखो, ये 6000 माइनस 2000 इक्वल्स टू 20 C2। तो ये कितना आया यहाँ से तुम्हारा, इसको यहाँ सॉल्व कर लो, देखो कितना हुआ, 4000/20 इक्वल्स टू C2 कितना आया, 200। अब ये C2 किस में आया है, पिको फेराड में, 200 पिको फेराड। याद रखना बेटा, यूनिट्स का गड़बड़ मत कर देना, 200 पिको फेराड, इसको पिको में ही रखो फिर। बताओ यहाँ से कोई, ये भी तुम्हारा चार्ज कंजर्वेशन पे ही था क्वेश्चन। बढ़िया, आगे चलें। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का थोड़ा देखो लेंदी ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन था जो कैपेसिटर में थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा लेंदी हो सकता है, 3 से 4 मिनट ले सकता है ना। बाकी क्वेश्चन 1-1 सेकंड, मतलब तुम्हारे 30 सेकंड 20 सेकंड के क्वेश्चन थे, तो ये 3 से 4 मिनट का सवाल था। कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड इक्वली हाफ ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस वन एंड दिस वन। तो देखो दिया हुआ है, ये एप्सिलॉन 1 और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 2 है, दोनों को बराबर बराबर में बांटा गया है, यानी ये dy2 हुआ होगा और ये भी dy2 हुआ होगा। एरिया प्लेट्स का ए है, इस प्लेट का भी एरिया ए और इसका भी एरिया है। तो कह रहे हैं कि दो कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपकी पहली कॉन्फ़िगरेशन है। तो मान लेते हैं बेटा ये अपना C1 और ये अपना C2। तो पहले इसका कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा कि इसका C इक्विवेलेंट कितना है। तो पहले तो ये देखो कि ये C1 और C2 सीरीज में है कि पैरेलल में। तो देखो ये वाली जो प्लेट है, सपोज इसका पोटेंशियल V1 है,
ये वाली प्लेट है, इसका पोटेंशियल V2 है, या बीच में यहाँ पर एक बाउंड्री दिखाई दे रही है बेटा जिसका खुद का कुछ पोटेंशियल होगा। सपोज करो इस बाउंड्री का भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस बाउंड्री का पोटेंशियल मान लो V0 है। तो तुम खुद देख पा रहे हो C1 और C2 डिफरेंट पोटेंशियल्स के थ्रू कनेक्टेड है, और डिफरेंट पोटेंशियल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो हमारा ये किस में माना जाता है, सीरीज में। तो यानी यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्या, सीरीज। तो C इक्विवेलेंट यानी बोथ कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो ये पता चला, ये वाला कॉन्सेप्ट था सीरीज का। सीरीज में क्या करते हो भाई, सीरीज में C इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो पहले C1 निकाल लो, किसके बराबर बनेगा, एरिया तो प्लेट का ए ही रहने वाला है, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, तो यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक वाला है तो के टाइम्स बनता है सी के, के टाइम्स ऑफ सी। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डिस्टेंस कितना है D/2, तो ये 2 हो जाएगा। अब के क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट 1। तो मैं इस 2a एप्सिलॉन नॉट डी को बेटा सी भी लिख सकते हो, तो यानी 2 ε1 या सी। ठीक है, मैं ए एप्सिलॉन बाय डी को सी लिख रही हूँ सीधा, तो C1 किसके बराबर आया, 2 ε1 सी। C2 देखो किसके बराबर आ जाएगा, 2, इसमें भी आप सेम लिखोगे, के टाइम्स ऑफ सी। तो के टाइम्स ऑफ सी कितना है यहाँ पे देखो, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी सेम रहेगा, अब डी यहाँ पे D/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसका मीडियम कितना है, एप्सिलॉन नॉट 2। तो ये कितना बना मेरा, 2 ε0 2 इंटू। तो ये मेरे किसकी वैल्यू बनी, ये मेरी वैल्यू बनी बेटा C1 और C2 की। करेक्ट, ये C1 C2 की वैल्यू बनी है। आप इसको क्या कर सकते हो, अब C इक्विवेलेंट में रख लो, पुट करो। C इक्विवेलेंट कितना बनेगा, C1 C2 2 ε1 C मल्टीप्लाई 2 ε0 2 C। ठीक है, अपॉन ऐड कर दो इनका। तो ऊपर कितना बना, 4 C² ε1 ε2। यहां से मैं बेटा 2C कॉमन ले सकती हूँ, क्या बचा, ε1 + ε। तो देखो कैलकुलेशन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक C से C कट गया तो ये मेरा कितना बचेगा, 2C ε1 ε2 अपॉन 2 इंटू ε1 + ε0। तो आई थिंक कैलकुलेशंस भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी कैलकुलेशन है। करेक्ट, सी का मतलब पता है ना क्या है, मैंने सी क्या माना है यहाँ पे, सी क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जब डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं था तो तुम्हारा वैक्यूम में कितना था, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, दैट्स इट, ये इतना ही है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ये, देखो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ये। तो अगर बेटा ये एरिया ऑफ द प्लेट ए है और ये डिस्टेंस पहले D/2 करके D/2 की, तो अब ये कंप्लीट कितना बनेगा, डिस्टेंस D बनेगा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D। देखो गिवन है, सेपरेशन D है। तो यहाँ पर ये बराबर बट गए थे, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि डायइलेक्ट्रिक इक्वली हाफ में रखा था, तो हमने इक्वली हाफ की वजह से यहाँ पे D/2 करा था। अगर क्वेश्चन में अगर गिवन होगा कि 1/3 है, तो उस हिसाब से आप डी मानोगे, ठीक है, तो एक का फिर 1/3 मानोगे, फिर दूसरे को डी में से माइनस करोगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस निकालना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, याद रखना। तो यहाँ पे ये सेपरेशन डी है, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, ये कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस, इसका डायलेक्ट्रिक मीडियम C2 है। तो मान लेते हैं बेटा इसका कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा और इसका C2। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखो ये वाली प्लेट बेटा किसी पोटेंशियल V1 से कनेक्ट होगी, मान लेते हैं ये वाली प्लेट किसी पोटेंशियल V2 से कनेक्ट। तो इसका मतलब तुम्हारी जो दोनों प्लेट है वो कनेक्टेड तो V1 V2 से है, यानी जो तुम्हारा प्लेट C1 बना रहा है, देखो जो प्लेट C1 बना रही है वो कनेक्टेड तो V1 V2 से है, जो प्लेट जिस प्लेट से C2 बना हुआ है वो भी V1 और V2 से ही कनेक्टेड है। यानी दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो क्या बनता है, सीरीज, सॉरी पोटेंशियल सेम होता है तो क्या बनता है, पैरेलल प्लेट, है ना। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसमें है, पैरेलल प्लेट्स हैं ये, या पैरेलल कैपेसिटर्स हैं। करेक्ट, पैरेलल क्यों है समझ में आया, क्योंकि दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम है, ये भी V1 और V2 के अक्रॉस है। करेक्ट, तो C इक्विवेलेंट कितना आया, आप कहोगे मैम पैरेलल में तो C1 + C2 करते हैं, तो अभी हमें C1 निकालना पड़ेगा। चलो C1 निकालो, C1 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C। तो हमने K टाइम्स यानी अपना एप्सिलॉन 1
अब हमें चाहिए, देखो सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब यहाँ पे एरिया देखो बेटा, प्लेट का एरिया ए था, बट यहाँ पर प्लेट तो आधी यूज हो रही है, यानी A/2। तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आधा। तो यहाँ पे एरिया आधा कर दो, देखो आधी प्लेट है ना, पूरी प्लेट तो नहीं यूटिलाइज हो रही, तो यहाँ पर A/2। देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे कितनी लेंथ यूज हो रही है तुम्हारी, L/2 यूज हो रही है ना। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए बी का A/2। तो इसलिए यहाँ पे एरिया क्या हुआ है, आधा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। ओके, नाउ क्या करना है। हम्म एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डिस्टेंस पूरा डी है तो ये डी रहेगा, तो मैं यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को अपना सी मानेंगे, तो ये मेरा क्या हुआ, सी एप्सिलॉन 1/2। कोई दिक्कत नहीं। C2 भी क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन 2, इसका भी एरिया आधा हो जाएगा, A/2 एप्सिलॉन/डी। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से मेरा C एप्सिलॉन 2/2। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इनको तुम्हें क्या करना है, सीरीज पैरेलल कर लो, सी इक्विवेलेंट रख दो, ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 + C2। तो ऐड करोगे तो देखो क्या बाहर आ गया, C/2 बाहर आ गया, यहाँ बचा एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन 1। ठीक है, यही तो बचा। हम्म C2 का ये आया। अब तुमने क्या कह रहा है, क्या कर दो, C1/C2 कर दो। C1 मतलब ये पहली कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइडेड बाय, तो ये सी इक्विवेलेंट था, इसको सी डैश मान लेते हैं। तो तुम्हें सी इक्विवेलेंट अपॉन सी डैश इक्विवेलेंट करना है। सी इक्विवेलेंट कितना है, देखो बेटा, 2C एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, 2 × एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन 2। सी इक्विवेलेंट देखो कितना है। हम्म C × एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन 2 × 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो बेटा ये मेरा टर्म बना, कितना बन रहा है ये टर्म, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। देखो कितना बना, ये टर्म बन रहा है, हाँ, इस सी से ये सी कैंसिल कर दो, तो बना 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। और ये बना एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू है ये। ठीक है, दिस वन इज योर वैल्यू। तो ये ऑप्शंस थे, इसमें आपको ऑप्शंस टिक करने थे कि कौन सा आंसर इसका आएगा। बताओ, समझ में आया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, लेंथी थोड़ा बोलेंगे, कि थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस थे अगर बच्चा सही टाइम पे क्वेश्चन को नहीं देख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। दिस वन, इसमें फिर से सी इक्विवेलेंट के बारे में बात कर लिए कि सी इक्विवेलेंट कितना होगा। सी इक्विवेलेंट निकालना तो आई थिंक सबसे इजी है। यहाँ पर तुम्हें ये देखना है कि पोटेंशियल किस किस के अक्रॉस कैपेसिटर्स कनेक्टेड है ना, किस किस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल्स कनेक्टेड है। शायद हमने पहले कुछ क्वेश्चन में कहीं पे 2 का कुछ एरर हुआ है क्या, यहाँ पे 2 का कुछ एरर हुआ है क्या। ओ, ओके, ये वाला 2, अगर मैंने इसको यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 2 रहेगा ना, दिस 2 इज नॉट देयर। ओके, तो ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, तो ये कैंसिल भी नहीं होगा। बात, ये छोटा सा मिस्टेक था, 2 2 था यहाँ पे, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। इतना तो तुम खुद कैलकुलेट, इतना तो देख सकते हो छोटा मोटा। ओके, तो देखो अगर ये पॉइंट बी पे है कनेक्टेड, अब देख ये इसका मैं पोटेंशियल बी मानूंगी, तो ये पॉइंट बी पे है कनेक्ट। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है तो ये पॉइंट ए से कनेक्ट होगा, ये भी ए से कनेक्ट होगा। इसका मैं क्या पोटेंशियल मान लेती हूँ, डी। इफ दिस पॉइंट का पोटेंशियल डी, तो इस सारे का यहाँ पे डी पोटेंशियल हो जाएगा। हम्म ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक सेकेंड, मानने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं मानने की जरूरत है, क्यों नहीं मानने की जरूरत है, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल बी, तो इसका भी बी।
बीच में कहीं पे कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं है जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल विल रिमेन सेम। इसका भी पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, इसका पोटेंशियल भी बी होगा। देखो सारे कैपेसिटर किस किस के बीच में जुड़े हुए हैं भाई, ए बी के बीच में जुड़े हुए हैं, ये वाला भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, और ये भी ए बी के बीच में। तो चारों कैपेसिटर पैरेलल में है, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो सी इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ सी। सबको ऐड कर दो, तो एक का 16 दिया हुआ है, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा आई थिंक, कितना हो जाएगा, 14 × 6, 16 × 4, 64। ठीक है, माइक्रो फेराड। तो ये भी एक इजी टाइप का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। थ्री पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 C2 एंड ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड। ये कैसा सवाल दे दिया, इतना आसान क्यों दे दिया। देखो कितना इजी है बेटा, तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं, सबकी कैपेसिटेंस 5 5 5 मान ली। क्या कह रहा है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ ए और बी के बीच में कितना होगा। जब हमने क्या किया, C1 को किससे रख दिया, कितने कांस्टेंट से रख दिया, 4 से। तो बेटा सी को अगर 4 कर दिया तो मेरा नया कैपेसिटेंस C1 का कितना होता है, के टाइम्स ऑफ सी। तो ये 20 हो गया ना इसका नया सी डैश। पर इनका तो 5 ही रहेगा, इसका भी 5 रहेगा। तो ऊपर वाले दोनों किस में है, सीरीज में। तो देखो ये वैल्यू ऐसे बन गई, दिस वन इज 20, दिस वन इज 5, ए और बी, और ये अभी भी 5 रहेगा। ये। तो 20 और 5 ऊपर वाले दोनों सीरीज में है, तो पहले ऊपर वालों का निकाल लो। ठीक है, इनका निकाल लेते हैं 1 2 का। तो C1 2 कितना बनेगा, 20 × 5 प्लस, दोनों का प्लस करोगे, C1 + C2 25। तो ये 5 5 जा 25 और 4, तो सी इनका आया 4। तो यानी अब ये सर्किट ऐसे बन गया, ऊपर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो अब किस में है, ये पैरेलल में। पैरेलल में क्या करना होता है, सीधा ऐड। तो 5 + 4 करोगे तो कितना बनेगा, सी इक्विवेलेंट कितना आया, 9 माइक्रोफैराड। देखो ये इससे आसान क्वेश्चन क्या ही पूछ लेगा, क्या ही पूछ लेगा। सी इक्विवेलेंट आ गया 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर से एक इसका क्वेश्चन आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखो कितना इजी है ये भी, आई डोंट थिंक कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में माना जाएगा। स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल, अभी पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये किस में होगा, पहले तो मुझे बताओ इसको किस में कैलकुलेट करोगे, सीरीज और पैरेलल, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसका V1 V2 है तो यहाँ पर बीच में कोई और पोटेंशियल होगा। इफ दिस वन इज C1, दिस वन इज C2, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल अलग है, तो ये दोनों कैपेसिटर अलग अलग पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ये V1 V0 और ये V0 और V2 से कनेक्ट है। तो ये किस में कॉन्फ़िगरेशन है, सीरीज में है। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे भाई, C1 C2 / C1 + C2। तो C1 क्या हो जाएगा, एरिया तो प्लेट का ए ही माना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। थिकनेस देखो आधी हो जाएगी, D/2 गिवन भी है। ऊपर चला गया, कितने टाइम्स है भाई C1, 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, C1 हो गया 10 A/0 C2 कितना हो जाएगा यहाँ से, C2 का कितना है, 3 A/0 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 टाइम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6 A/0 D। तो बस सी इक्विवेलेंट निकाल दो। मैं A/0 D को क्या मान लेती हूँ, C मान लेती हूँ। तो यानी मेरा ये हुआ 10C, ये हुआ 6C अपॉन, ऐड कर दो यहाँ से कितना होगा, 16C। तो ये 60C/16 हमारा आंसर आया। ये मेरा कूलाम की वैल्यू बनी। तो देखो आपके पास एरिया है, सेपरेशन है, कैपेसिटेंस के पीक। अच्छा इसके बाद कह रहा है कि एक अनदर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 7.5 पिको फेराड है, उसको पैरेलल में लगा दिया। तो पैरेलल में लगा दिया तो पहले बेटा ये सी इक्विवेलेंट निकालो, कैसे आएगा। तो करो 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 करो, 60/16 मल्टीप्लाई एरिया, सी को लिखते हैं अब A/0/D, 60/16 A/0/D। एरिया कितना है, 4 सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करो, -4। एप्सिलॉन नॉट 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई इनके बीच का, 1.7 mm। मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16, इसे सॉल्व करोगे तो बेटा ये बनेगा तुम्हारा 7.5 पिको फेराड। तो इसका सी इक्विवेलेंट आया है 7.5 पिको फेराड।
अब क्या कह रहा है कि एक और कैपेसिटर लगाया है इसके पैरेलल में, तो ये खुद 7.5 का है और इसके पैरेलल में खुद 7.5 का लगा दिया। तो ये अब पैरेलल में है, तो पैरेलल में यानी क्या हो जाएंगे, फाइनल सी इक्विवेलेंट इनका सी डैश जो बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 7.5 प्लस 7.5 पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 प्लस 7.5 14, और एक ये 15, करेक्ट। तो ये मेरा कितना बनेगा यहाँ से, 15 पिको फेराड, करेक्ट। आई थिंक वी हैव डन द क्वेश्चंस। थोड़ा सा न्यूमेर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था, क्योंकि रीडिंग्स ऐसी थी कि बच्चा शायद ना देख पाए सेंटीमीटर मिलीमीटर्स, तो ये थोड़ा सा है, ऐसे क्वेश्चंस में आंख खोल के तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, और आगे के लिए इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप एवरीवन यू एंजॉय द सेशन। बाय बाय।